Students, welcome back. Today I'm going to discuss the further topics of organism population. So, what is Allen rule? Allen rule state that animals from the colder climate generally have shorter ears and the limbs to minimize the heat loss. तो बेटा जो एनिमल्स आपकी कोल्डर एरियाज में रहते हैं तो उनके जो लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं ताकि हीट लॉस क्या हो, कम से कम हो, उनकी बॉडी में जो हीट है वो क्या रहे, मेंटेन रहती है. Polars in the polar seals they have thick layer of fat below the skin that act as an insulator. The polar seals में जो स्किन के नीचे आपके पास थिक लेयर ऑफ क्या होती है, फैट होती है, जो क्या करती है आपकी इंसुलेटर और आपकी हीट लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है. इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट, शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, मिनिमाइजेस द हीट लॉस. तो ये आपके पास हीट लॉस को बचाने का, अडेप्टेशन करने का तरीका होता है. डेजर्ट लिजर्ड कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बाय बिहेवियरल अडेप्टेशन. तो जो आपके पास डेजर्ट लिजर्ड होते हैं वो भी बॉडी टेम्परेचर को आपके मेंटेन करते हैं बाय द बिहेवियरल अडेप्टेशन. दे बास्क इनटू द सन एंड एब्जॉर्ब द हीट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द कंफर्ट जोन. तो बेटा जब भी उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो सन में जाके हीट क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है. ग्रोइंग हैबिट्स आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट डेजर्ट एनिमल्स फ्रॉम द हायर टेम्परेचर. जो आपके पास सॉइल में जाके वो ब्रो में जाके वो रहते हैं तो उससे भी आपका हायर टेम्परेचर से क्या करते हैं, वो उनका बचाव होता है. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है? पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल्स, सेम पीपल व्हिच आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया. इट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स. दे आर बर्थ रेट, उनके मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उनके बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी. तो सबसे पहले पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रुप. तो जैसे अगर मान लीजिए एक एरिया की पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें जो इंडिविजुअल होंगी उनकी एजेस क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी. प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. ठीक है. एज पिरामिड. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड. अगर आप किसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एज के बेस में तो आपको ये क्या मिलता है, पिरामिड मिलता है. ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे आप, एज पिरामिड. फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द कंबाइंड डायग्राम. यहाँ पे आप मेल एंड फीमेल का कंबाइंड डायग्राम में आप एज पिरामिड देख सकते हैं. The shape of pyramid reflect the growth status of the population, that is an expanding growing population, stable population, declining population. तो आपका जो पिरामिड है उसकी शेप से आपको पता लगेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, ग्रोइंग है, स्टेबल है और क्या है, डिक्लाइन है. यहाँ पे डिक्लाइन है. पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो कीप चेंजिंग विद द टाइम डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर. जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले आपके पास होता है फूड अवेलेबल पे आपकी पॉपुलेशन डिपेंड करती है. सेकंड क्या है, वेदर पे पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करती है. थर्ड क्या आपके पास, प्रीडेटर का प्रेशर कितना है इसके ऊपर, कौन खा रहा है उसको. फोर्थ क्या है, कंपटीशन. अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो सकती है, आपकी कम हो सकती है. द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड चेंज ड्यू टू द फोर बेसिक. अब बेटा एक एरिया की जो पॉपुलेशन जो चेंज होती है उसके पीछे क्या कारण, सबसे पहले क्या आता है बेटा आपका, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, थर्ड इमिग्रेशन एंड फोर्थ क्या आता है, इमिग्रेशन. तो चार चीजों पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो सकती है, आपकी इफेक्ट हो सकती है. सबसे पहले क्या है, नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. नेटेलिटी बर्थ रेट का आ जाएगा, इमिग्रेशन बाहर से जब लोग आते हैं उसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है. मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन से आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है बेटा, कम हो जाती है. तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी पॉपुलेशन की, एनटी मतलब टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन किसी भी टाइम पीरियड पे, ध्यान से देखिए, एनटी का मतलब क्या, टोटल पॉपुलेशन किसी भी टाइम पीरियड पे इज इक्वल टू एन नॉट. एन नॉट का मतलब जो पहली पॉपुलेशन थी आपकी, कल की पॉपुलेशन थी. जैसे आपको आज की पॉपुलेशन देखनी है तो आज का टाइम पीरियड, आज का, इसका इक्वल क्या हो जाएगा, कल की पॉपुलेशन, जो हमारी कल पॉपुलेशन थी, इसको मैं एन नॉट लूंगा प्लस बर्थ कितने हुए आज कितने लोगों का बर्थ हुआ. ठीक है. प्लस कितने लोग बाहर से आए आज, बी प्लस आई. बी का मतलब बर्थ रेट, ई का मतलब इमिग्रेशन, जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं ये आपके इसमें ऐड हो जाएंगे. माइनस क्या होगा, कितने लोगों की डेथ हुई है, डी, और कितने लोग आज बाहर गए हैं हमारे इंडिया से, तो वो ई हो जाएगा. तो एन टी इज इक्वल टू क्या होगा, एन नॉट जो कल पॉपुलेशन थी प्लस बर्थ रेट, इमिग्रेशन प्लस ये माइनस डेथ रेट और इमिग्रेशन. तो
तो इससे आपकी क्या होगी बेटा, पॉपुलेशन निकल जाएगी आज के टाइम पीरियड में। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, देयर आर टू ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन। सबसे पहले क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का क्या कंसेप्ट है, व्हेन द रिसोर्सेज अवेलेबल इज अनलिमिटेड इन द हैबिटेट, पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंटली ज्योमेट्रिकल फैशन। तो बेटा अगर मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज के आपके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, लैंड बहुत ज्यादा है, फूड बहुत ज्यादा है, आपके पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो आपके पास, तो आपकी जो पॉपुलेशन है, ये देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम, जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज सुपर्ब है, आपके पास रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज, आपके पास जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, आपके पास सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा कंट्री का है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए पॉपुलेशन क्या होती शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझ के बाद क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नेम्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लोगिस्टिक ग्रोथ मॉडल, no population can continue to grow exponentially as the resources available become limiting and certain point। देखिए बेटा ऐसा है कि कोई भी पॉपुलेशन आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं करेगी, एक पॉइंट पीरियड, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके रिसोर्सेज होने शुरू हो जाते हैं बेटा, लिमिटेड होने शुरू हो जाते हैं। जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होने शुरू हो जाते हैं तो आपकी पॉपुलेशन क्या होने शुरू हो जाती है, देखिए ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और ये देखिए मान लीजिए अभी आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो आपकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक टाइम के बाद आपके रिसोर्सेज क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी पॉपुलेशन क्या होनी शुरू हो जाएगी बेटा, स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि जितनी डेथ रेट उतनी क्या हो रही, बर्थ रेट है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी आपकी स्टेबल। तो इसको बोलते हैं लॉगिस्टिक ग्रोथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, देखिए एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एम्स एट इंप्रूविंग द रिप्रोडक्टिव फिटनेस टू द मैक्सिमम इन द हैबिटेट। देखिए बेटा एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपनी पॉपुलेशन को आपने कंटिन्यू करवाना तो एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हर प्रतिदिन चेंज होता रहता है। अगर आप वेरिएशंस आएंगी तो वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या अडेप्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मोस्ट बर्ड एंड मैमल्स ब्रीड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ताकि उनकी बॉडी में क्या है, वेरिएशन आए। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट, लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ एन organism have evolved in relation to the constraints imposed by the biotic and abiotic factors in their habitat। तो बेटा इकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो जीन सीक्वेंस हैं उनके ऊपर कौन इफेक्ट डालता है, आसपास का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन को अगर सर्वाइव करना है तो उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उनके जीन सीक्वेंस में चेंज आएगा। इसको बोलते हैं वेरिएशन। जो वेरिएशन क्या लेकर आती हैं, एवोल्यूशन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट इन द वेरियस वे टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ टू पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। इंटरस्पेसिफिक मतलब कि दो अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन की क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। एक आ रही इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। बेटा इंटर का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन। इंट्रा सेम स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या आती है, प्रीडेशन। इसमें देखिए ये क्या आता है, एक को पॉजिटिव है, एक को मतलब कि बेनिफिट है, दूसरे को हार्म है। कंपटीशन में दोनों को ही हार्म होता है। पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिशियल है, दूसरे को क्या है, हार्म हो रहा है। अगर मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे ये है, मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, किसको बेनिफिट हो रहा है, अगर दोनों की एक इंटरेक्शन है तो इस इंटरेक्शन में किसको हार्म है, किसको बेनिफिट है। तो प्रीडेशन में एक को बेनिफिट है, दूसरे को हार्म है। कंपटीशन में दोनों को ही हार्म होता है। पैरासिटिज्म में जो ग्रो करता है उसको बेनिफिट है, जिसके ऊपर ग्रो करता है उसको हार्म है। कॉमनिज्म में एक को बेनिफिट है, दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट है ना तो कोई इसका कोई हार्ड इफेक्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एमलिज्म में आपके पास एक को बेसिकली हार्म है और दूसरे को क्या कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को क्या है, बेनिफिट है। तो इसको वन बाय वन क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या है, इट इज एन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, स्पीसीज के डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन इन विच द प्रीडेटर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स किल द
consume the prey weak animal, therefore one species benefited, other is harmed. देखिए मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो हार्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है वो दूसरे किसी भी स्पीसीज के एनिमल को खा रहा है, तो मतलब कि एक को तो बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा मर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेशन. तो इसमें एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है. प्रीडेशन इज अ वे टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल. प्रीडेशन कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. बेटा ऐसे क्या होता है, ये एक फूड चेन का पार्ट है प्रीडेशन का, जिससे कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल जाती है, साथ में हमारी फूड चेन का क्या रहती है, मेंटेन रहती है, और इसमें हमारे जो प्रे की जो पॉपुलेशन है वो भी क्या रहती है, हमारे अंडर कंट्रोल में रहती है. हमारा इकोसिस्टम क्या करता है, प्रॉपर्ली वर्क करता है. Sometimes predators are used as biocontrol for pests. Ladybirds are used to control the aphids and dragonflies for the mosquito. तो कई बार इसको हम यूज भी करते हैं बायोकंट्रोल में. Second, the prey species have evolved various defense mechanism to reduce the impact of predation. Example, certain insect species and frog have camouflage. तो ये कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, मतलब कि ना कुछ प्रे स्पीसीज है इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म ले लिया है प्रेडेशन से बचने के लिए, ताकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो फ्रॉग है जो अपने कलरेशन को क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे बेस के साथ क्या कर लेते हैं, बिल्कुल सेम कर लेते हैं, ताकि वो प्रेडेटर उसको पहचान ना पाए. मोनार्क बटरफ्लाई इज वेरी disasterful to its prey bird. It has special chemical in the body. This chemical is produced during the caterpillar stage by feeding on the poisonous weed. अब herbivores are the predator for the plants. ठीक है, प्लांट के लिए predator को herbivore. The problem of predation is more severe for the plant than the animal as they cannot move. तो बेटा प्लांट तो मूव ही नहीं कर सकते, एनिमल तो फिर मूव कर सकता है. About 25% of the known insect are basically are the phytophagous and they feed on the plant cell. Plant have developed certain morphological and chemical defense mechanism against herbivores. Thorns in bougainvillea and spines in the acacia. तो प्लांट ने भी कुछ मॉडिफिकेशन किया है जिससे कि वो अपने आप को herbivores से क्या करता है, बचाता है. जैसे थॉर्न्स हो गए bougainvillea में, देखिए नेल जैसे, और ये स्पाइन्स हो गए acacia में. Certain chemicals produced by plant act as a defense. Calotropis produce a highly poisonous glycoside that is cardiac poison. Nicotine, caffeine, quinine are the chemical produced by the plant against the herbivores. तो ये भी क्या है, herbivores ने डिफेंस मैकेनिज्म क्या प्रोड्यूस किया. कंपटीशन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में एक इंटरेक्शन हो रही है सेम स्पीसीज में. इंट्रा स्पेसिफिक है, ये इंट्रा स्पेसिफिक है और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है. दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अगर तो सेम स्पीसीज के हैं, यहाँ पे अलग स्पीसीज के बीच में क्या इंटरेक्शन है. अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है फॉर द सेम रिसोर्सेज. जैसे आप सेम रिसोर्सेज के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया. इन सम केसेस रिसोर्सेज नीड टू बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू occur. The feeding efficiency of the one species might be reduced due to interfering of the other species. तो इसमें क्या होता है, दो ग्रुप के बीच में, दो एनिमल्स के बीच में क्या होता है, सेम रिसोर्सेज के लिए, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है. तो कंपटीशन की वजह से दोनों की ग्रोथ पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. It was due to the fact that the goats and greater the browsing efficiency than the tortoise. तो कंपटीशन में आप एक पॉइंट याद रखिए बेटा, कंपटीशन में कि दो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें से एक को बेनिफिट मिलेगा, हो सकता है अगर उसको ज्यादा मिल गया तो बेनिफिट हो जाएगा, और दूसरे को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है. बट मैक्सिमम केसेस में अगर हम बात करते हैं तो दोनों को ही क्या होता है, इसमें हार्म रहता है कंपटीशन में. अनरिलेटेड स्पीसीज आल्सो कम्पीट फॉर द सेम स्पीसीज. तो अनरिलेटेड जो स्पीसीज है वो भी क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं सेम स्पीसीज के लिए. कम्पिटिटिव रिलीज, अ स्पीसीज whose distribution is restricted to a small geographical areas because of the presence of competitively superior species is called competitively release. तो अगर इसकी बात competitive release की बात करें, जो species होते हैं जिनका distribution एक ही एरिया में होता है, तो because of the presence of the competitive superior species is called competitively release. These species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो ये तभी आपके बेसिकली एक्सपैंड करेंगे जब आप ये कंपीटिटिंग स्पीसीज क्या करेंगे, ग्रुप से रिमूव करेंगे. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आता है, ये बोलते हैं स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज cannot exist together and the competitively inferior will be
eliminated by the superior। तो कहता है कि अगर आपने दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा है तो अगर उसमें से एक वाला ऑर्गेनिज्म सुपीरियर है और दूसरा क्या इन्फीरियर है, तो धीरे धीरे देखेंगे आप जो सुपीरियर वाला रह जाएगा, इन्फीरियर वाला क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। रिसोर्सेज पार्शियल नहीं, ठीक है, बेसिकली पार्ट जो आपके रिसोर्सेज होते हैं वो पार्टीशन होते हैं। इट इज द मैकेनिज्म मीन फॉर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज टू फेस द कंपटीशन। According to this, if the two species compete for the same resources, they could avoid competition by choosing different times or feeding different following a pattern। अगर मान लीजिए ये बोलता है कि अगर आपके पास दो ऑर्गेनिज्म है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उनके बीच में कंपटीशन कम हो सकता है अगर उनके फीडिंग पैटर्न्स, उनके फीडिंग टाइम पीरियड क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनके बीच में कंपटीशन क्या है, कम हो सकता है। अगर उनके फीडिंग पैटर्न, फीडिंग टाइम पीरियड सेम हो तो कंपटीशन क्या होगा बेटा, आपका ज्यादा होगा। Clear? So with this we come to an end for the today part. In the next part I will going to explain the rest of the concept for this chapter. Thank you.